Okay, so welcome all of you on my YouTube चैनल बिजनेस स्टडीज़। आज का मेरा टॉपिक है मैन पावर प्लानिंग। सो आज हम अपना ये जो एक मैन पावर प्लानिंग और रिक्रूटमेंट, ये दो टॉपिक है, इनको हम आज कवर करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैन पावर प्लानिंग। तो आप सब जानते होंगे मैन पावर प्लानिंग, जैसे कि पता चल रहा है मैन पावर, मैन मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और प्लानिंग, प्लानिंग मतलब प्लान करना, ठीक है, कि मैन पावर किस तरीके की होनी चाहिए, पावर कैसे होगी जब हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके पास अच्छी स्किल्स होगी, ठीक है, तो वो काम अच्छा कर पाएंगे। तो क्या होती है मैन पावर प्लानिंग, वही तो होती है। और क्या होती है कि हम ये देखें कि हमारी मैन पावर अवेलेबल है क्या किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, कहीं उनकी कमी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं मैन पावर प्लानिंग के अंदर कि कहीं उनकी कमी तो नहीं है, प्रॉपर अवेलेबल है ना काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर उनकी शॉर्टेज होगी तो भी हमारी कंपनी को लॉस होगा, और अगर जो उनकी ज़्यादा होंगे वो, ठीक है, सरप्लस होंगे, तो भी हमारी कंपनी को लॉस होगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम ये देखें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमी होनी चाहिए और ना ही वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कमी होगी तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, जिससे हमें लॉस होगा। और अगर जो ज़्यादा होंगे तो हमें एक्स्ट्रा क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो मैन पावर प्लानिंग है ना, ये एक की फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का, ग्रोथ का। जो की फैक्टर है वो है मैन पावर प्लानिंग। सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग? इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन एंड assuring that the organization so assuring that the organization have an adequate number of qualified persons at the right place at right time। मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्याप्त मात्रा में एडवोकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स, ठीक है, उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी उनकी वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है, वो ट्रेंड होने चाहिए। तो हम इसके अंदर यही डिफाइन करते हैं कि जो हमारी मैन पावर है वो एडवोकेट नंबर में अवेलेबल है ना, एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो क्या होगी, रिड्यूसेस पर्सनल कॉस्ट। सबसे पहले तो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर हमारे पास उतनी ऑप्टिमम जो लेवल है और उस उनका किनका एम्प्लॉयज़ का जो ऑप्टिमम लेवल है अगर वो अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे हमारी जो रिड्यूस होती कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब हमें ना तो ज़्यादा किसी को सैलरी देनी पड़ती है, ना हमारे प्रोडक्शन में लॉस होता है, ठीक है, ना हमें बार बार अगर न्यू एम्प्लॉयज़ हम रिक्रूट करेंगे, ठीक है, तो ना हमें उनकी जो उन पे जो एक्सपेंडिचर करना होता है वो भी हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो इसका इंपॉर्टेंस है रिड्यूसेस पर्सनल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका टू प्लान द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसमें भी हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कहाँ कमी है। मतलब जो वो जॉब एनालिसिस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो वीडियो देखना आप जाके, उसके अंदर हम पता चल जाएगा कि जॉब एनालिसिस करके हम देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस जॉब के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो हम और जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आप एक बार जाके देखना कि हम किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उनकी जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी इससे, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और काम अच्छा होगा, हमारी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो टू प्लान द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है मैन पावर इन्वेंट्री। मैन पावर इन्वेंट्री मतलब वही कि हम देखते हैं कि जो उनका लेवल है वो ना तो ओवर स्टॉकिंग होना चाहिए ना अंडर स्टॉकिंग होना चाहिए, ठीक है। वो ऑप्टिमम लेवल में अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग मैनेजरल सक्सेशन प्लान। ये इसमें भी हेल्प करता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको हमें कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, किस तरीके की उनकी सैलरी, हमें सैलरी का बजट बनाने में इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो जो मैनेजरल सक्सेशन प्लान है उनको करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें जब सब कुछ पता होगा, ठीक है। और कितनी हमें अगर यूनिट लगानी है, ठीक है, तो हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, हमें कितने किस काम के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो ये सब कुछ हमें पता चल जाता है किससे, मैन पावर प्लानिंग से। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। तो वही वाला होता है बिजनेस प्लानिंग भी, ठीक है, सेम इसकी तरह ही है कि इसमें भी हेल्प करता है बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये इसको भी इंक्रीज़ करता है कि जो भी हमारे मतलब लगा लो आप जो भी अभी यंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट हुए
हैं, ठीक है, जो भी अभी कॉलेज से फ्रेशर आउट हुए हैं, ठीक है, तो हम रिक्रूटमेंट अगर निकालेंगे, हम अगर पोस्ट निकालेंगे तो उनको भी जॉब मिलेगी, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम करने की हमें, ठीक है, वो लेकिन वो हम तभी निकालेंगे जब हमें पता होगा कि कितनी हमारे यहाँ पे कमी है, हमें किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, किसी जॉब के लिए। तो इससे हमें क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट को भी हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेटर अवेयरनेस अमंग वर्कर्स, ठीक है, तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। फर्स्ट क्या है, रिड्यूसेस पर्सनल कॉस्ट टू प्लान द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, मैन पावर इन्वेंट्री, it helps in formulating managerial succession plan, improvement in business planning process, employment opportunities, great awareness among workers। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, तो हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब एनालिसिस। ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ एक वीडियो के अंदर, आप वहाँ पे जाके देखिए कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं कि जॉब का नेचर कैसा है, किस तरह की स्किल्स चाहिए उसको करने के लिए, ठीक है, और किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें उसके उस जॉब के लिए पर्टिकुलर, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो ये सब हम किस में देखते हैं, जॉब एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट है स्किल इन्वेंटरी। देखिए आजकल बहुत सारे हैं, मतलब जो मार्केट में आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो उसमें से आपको एक बेटर पर्सन को चूज़ करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, तो हम इसके अंदर यही देखते हैं स्किल। तो हम जो सिलेक्शन प्रोसीजर इसलिए ही रखते हैं ताकि हम उसमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट कर सकें, जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, रिटन टेस्ट हो गए, एक्सेट्रा, हम इसलिए ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल फोरकास्टिंग। हम फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में देखना कि हमें वर्कलोड, इसमें दो पॉइंट होते हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस, ठीक है। इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस मतलब कि कितना वर्कलोड है। वैसे मान लो हमने एक यूनिट लगाई है, ठीक है, हमें उसके अंदर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन रोज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये होता है वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है, कि हम वर्कलोड के अकॉर्डिंग उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं, आप देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको वो अपसेंट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर वो हट जाते हैं बीच में, तो हमारे पास एटलीस्ट इतनी वर्क फोर्स होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन किसी एक पर्सन की वजह से ना रुके, मतलब हमारे पास एक दो एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कि वो उसको रिप्लेस कर सके अगर कोई एक दिन एब्सेंट है तो। दैट इज कॉल्ड पर्सनल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्लान। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्लान आप सब जानते ही है क्या होता है कि सब कुछ प्लान करते हैं किस किस तरह के एम्प्लॉय होने चाहिए, उनकी स्किल्स, ये सब कुछ ही है इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो वो ये सब इसमें लिखा हुआ है। जॉब एनालिसिस, स्किल इन्वेंट्री, पर्सनल फोरकास्टिंग, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, एम्प्लॉयमेंट प्लान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारा जो मैन पावर प्लानिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि मैन पावर प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है कि हम इसके अंदर प्लान करके चलते हैं अच्छे से। देखो हर चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो किसी भी चीज़ को ले लो आप, ठीक है, अगर हमें कोई नई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे, उनके लिए हमें प्लान चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हमें चाहिए, उनके लिए हमें प्लान चाहिए, तो प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है जो मैन पावर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। और हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो प्रॉफिट है और लॉस है, वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज पे या वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि और किस तरीके की हमारी प्लानिंग है। ये नहीं कि हमारे शॉर्टेज है या ओवर है तो इससे क्या होगा, हमारे उसको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट किससे रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट जैसे कि आप सब नॉर्मल क्या समझते हैं रिक्रूटमेंट से, किसी को सिलेक्ट करना, ठीक है, क्या करना, किसी को किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना, ठीक है, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालना मार्केट में, ठीक है, तो ये तो रिक्रूटमेंट होता है। हमें किसी को किसी जॉब में किसी की कमी हुई है तो हमें उसकी जगह किसी को चाहिए, किसी का ट्रांसफ़र हुआ है या किसी का प्रमोशन हो गया है, ठीक है, तो अब उसकी जगह जो भी पोस्ट खाली है या कोई छोड़ के चला गया है तो हमें उसके लिए क्या करते हैं, हम वेरियस जॉब्स निकालते हैं, ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट इज़ ए प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर to meet the requirement of the set staffing schedule and to employ effective measures for attracting the manpower in adequate number to facilitate effective selection of an effective workforce, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन है इसका, इसमें सिंपल सी बात यही लिखी गई है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम जो भी हमारी रिक्रूटमेंट है, ठीक है, स्टाफ के लिए जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम जो भी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो हमें अपनी स्टाफिंग
नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, कोई वैकेंट हो गई है सीट किसी के जाने से, उनको कंप्लीट फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। ये तो आप सब भी जानते होंगे कि रिक्रूटमेंट किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड, द बुक इज डेफिनेशन आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफिंग शेड्यूल एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर फॉर अट्रैक्टिंग द मैन पावर इन एडवोकेट नंबर टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एन इफेक्टिव वर्क फोर्स के लिए, ठीक है, कि हम इफेक्टिव सिलेक्शन किस तरीके से करें, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो, पहला है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब भी हम रिक्रूटमेंट करने जाते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो हमारे पास क्या होगा, कम, मतलब इतने स्किल जिनके पास ज़्यादा है वो वाले एम्प्लॉयज़ कम आएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट डालती है जो हमारा साइज है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, तो इस साइज से ही पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूट डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है, साइज होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसी है वहाँ की, देखो ये तो ऑब्वियसली करेगा आपको, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी है, अगर आप पर्क्स और बेनिफिट ज़्यादा दे रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर नहीं तो आप उतने एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी नहीं है तो। नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर, देखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कहीं भी काम करने के लिए हमें सैलरी ही देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ, कि उसका ग्रोथ कैसा है, ठीक है, रेट का ग्रोथ का रेट कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब ये तो ये चार चीज़ें देखते हैं ना, साइज हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हो गई, सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, और रेट ऑफ ग्रोथ कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये तो बहुत ही ईजी से है, कोई भी इसको समझ सकता है पढ़ के ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। कंस्ट्रेंट क्या होती है, जो भी हमारी किसी काम में बाधाएं आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो कौन कौन सी किस किस तरह की बाधा आएंगी हमारी, आप सोच के देखिए, आप इजीली बता सकते हैं। पहला तो इमेज कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी नहीं है, अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कौन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेगा। अगर आप सैलरी दूसरों से कम देते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे वर्क लोड ज़्यादा है, तो ये सब होती है इमेज की, किस तरह की इमेज है, या फिर आपके प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, ये भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। जिसके ज़्यादा होंगे उसकी साइड जो स्किलफुल हो गए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, कंपेरिजन टू जिसकी कम होगी। तो इमेज ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है अनअट्रैक्टिव जॉब्स। अनअट्रैक्टिव जॉब्स मतलब कि जैसे कि अब एक बात बताओ, आपकी कहीं एक जॉब है जिसके अंदर आपको बहुत सारे पर्क्स बेनिफिट्स, आपको लीव मिल रही है, ठीक है, जैसे कि पीएलसी या लीव्स होती हैं कंपनीज के अंदर, वो आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन एक जॉब है जहां आपको, अगर आप एक दिन की भी लीव लेते हैं तो उसकी आपकी सैलरी कट हो जाएगी, तो आप कौन सी जॉब को प्रेफर करोगे, ठीक है। वो वाली ना जिनके अंदर आपकी लीव बनती है और उनके बदले आपके पैसे नहीं कटते, तो वो वाली जॉब ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, तो उसकी साइड ज़्यादा लोग क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो अनअट्रैक्टिव जॉब्स होती हैं ये भी आपका एक मेन कांस्टेंट होता है रिक्रूटमेंट के अंदर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइड लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, स्किलफुल लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, दैट इज़ दी अनअट्रैक्टिव जॉब्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। अभी मैंने बताया आपको कि पॉलिसी कैसी है वहाँ की, अगर आपकी लीव पॉलिसी है, जैसे आप किसी को मेडिकल अलाउंस देते हैं, अगर आप किसी को थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी को पेंशन स्कीम प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपकी जॉब की साइड ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कंपैरिजन टू जो नहीं करवाते। दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ कैसी है, मतलब कि उनकी रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसा है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी आप देखिए उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी है, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा वहाँ का स्टाफ है, कैसा वो बिहेव करते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं या नहीं करते। दैट इज़ दी नेक्स्ट कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। नेक्स्ट है यूनियन रिक्रूटमेंट्स। यूनियन रिक्रूटमेंट्स मतलब कि जो हमारे जो यूनियंस होती है, ठीक है, जो हमें लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, वो भी एक मेन कॉन्स्टेंट होता है कि हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यूनियन के साथ। तो क्या होगा कि अब हम और कहीं से भी लेबर क्या नहीं कर सकते, रिक्रूट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो अपनी जैसी भी स्किल्स होगी उन लेबर्स की, वो उसी को भेजेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम उससे अलग कोई वो कर सके, क्योंकि हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो
जाती है, कांस्टेंट हो जाता है कि जब हम किसी के साथ कांटेक्ट कर लें तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि अब हम किसी और को नहीं वो कर सकते हायर, ठीक है। तो हम उनकी अकॉर्डिंग ही जैसी भी उनकी वो होगी, जैसी भी स्किल्स होगी हम उसी को रिक्रूट करेंगे, ठीक है, जो भी हमें यूनियन भेजेगी। तो दैट इज़ द यूनियन रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत इफेक्ट करती है रिक्रूटमेंट को, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉन्स्टेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मुझे आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सॉरी, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? सोर्सेज में आपके दो आते हैं, पहला है आपका इंटरनल सोर्स एंड नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक मिनट, पहला है आपका सोर्सेज में टू टाइप होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरनल सोर्सेज की। अच्छा, अंदर में आप कैसे रिक्रूट करोगे? मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको उससे जो मान लो कोई ए ग्रेड का अफसर है, ठीक है, तो जो ए ग्रेड का अफसर है वो और हायर पोस्ट पे चला गया, ठीक है, ओ ग्रेड पे चला गया, तो वो जो ए ग्रेड की पोस्ट है वो तो खाली हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर रिक्रूटमेंट अगर आपको वहाँ पे बाहर से नहीं करनी तो आप इंटरनली क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी का, या तो किसी को प्रमोशन दे सकते हो ताकि वो क्या हो जाए, फिल हो जाए, और उसकी जगह आप नीचे वाले को प्रमोशन दे सकते हो, ठीक है। तो या तो आप ट्रांसफ़र करके या आप प्रमोशन करके, दो ही तरीके हैं रिक्रूटमेंट करने के, इंटरनल रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो अब इनकी कुछ मेरिट्स होती है, कुछ डीमेरिट्स होती है जो हम इंटरनली करते हैं। तो पहले मेरिट्स पढ़ेंगे हम इनकी। मेरिट्स क्या होती है? इम्प्रूव मोरल, ठीक है। अगर ये लगेगा कि आपको अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, तो आपका जो मोरल होता है ना काम करने का वो इंक्रीज़ होता है, आपकी जो लॉयल्टी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आप और मन लगा के काम करेंगे क्योंकि आपको एक इनिशिएटिव होता है, ये एक आपको क्या मिलता है, एक बूस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को, ठीक है, कि हाँ आपको अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर इवेल्युएशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर इवेल्युएशन, ठीक है। प्रॉपर इवेल्युएशन हमें पता होता है कि हमारे जो पर्सन काम कर रहे हैं हमारे उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो हमें पता होगा कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, कैसा वो काम करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स है उनके पास। तो ये भी हमें बहुत हेल्प करेगा, प्रॉपर इवेल्युएशन कर सकते हैं हम उस पर्सन का। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कि हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़ते, ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बाहर से रिक्रूट करें, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है, हमें इंटरव्यू लेना होता है, हमें उनकी और रिटर्न एबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम रिक्रूट करते हैं अगर हम एक्सटर्नली किसी को रिक्रूट करते हैं, लेकिन इंटरनली उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि उस पर्सन का कैसा नेचर है, किस तरह की स्किल्स है उसके पास, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है ये जो मेथड है सिलेक्शन का। नेक्स्ट है प्रमोट्स लॉयल्टी। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि वो लॉयल्टी को भी क्या करता है, प्रमोट्स करता है। दैट इज द मेरिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है आपका डी मेरिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डी मेरिट्स के अंदर क्या होता है, लिमिटेड ऑप्शंस है। देखिए अगर आप अपनी उसके अंदर से रिक्रूट करेंगे तो आपको कुछ ही पर्सन्स होंगे, उनमें से ही आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, आपके पास वेरियस सोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है, रिक्रूट करने के लिए। तो दैट इज़ द लिमिटेड ऑप्शन। ये आप अच्छे से जानते हैं कि लिमिटेड ही होंगे ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को तो बुला नहीं सकते, आपको उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कि आप अब एक पर्सन है, ठीक है, जिसने मतलब MBA की हुई है, ठीक है, एक पर्सन है कि जिसने BBA की हुई है बट उसका एक्सपीरियंस है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन सबसे जो ज़्यादा अच्छा काम कौन करेगा, जिसने MBA की हुई है, ठीक है, और जिसको कुछ एक्सपीरियंस है वहाँ पे वो काम करने का, ठीक है। तो उसकी भी थोड़ी सी कमी आ जाती है इसके अंदर। तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी और लिमिटेड ऑप्शन, तो दो हमारे थे इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफर, प्रमोशन। इसकी मेरिट्स हमने देखी, इंप्रूव मोरल, प्रॉपर इवैल्यूएशन, इकोनॉमिकल, प्रमोट्स लॉयल्टी, और डी मेरिट्स भी देख लिया हमने, लिमिटेड ऑप्शन, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है इंटरनल सोर्सेज। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको पढ़ते ही समझ जाओगे। एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी, हम कभी भी बाहर जाते हैं तो कई जगह जॉब्स होते हैं, कई कंपनियों के लगे होते हैं ना बैनर, उन पे लिखा होता है कि आप लोग इसमें कॉल करें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है, या साइट्स पे भी आता है कई कंपनीज अपने, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डालती है। तो उनमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, बाहर से किसी कंपनी से हम बुला रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाँ जी, तो जैसे कि अब होता है ना प्लेसमेंट के लिए जाती हैं जो कंपनियाँ, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हम रिक्रूट करते हैं ना कई स्टूडेंट्स को, जिनके हमें लगता है कि हाँ वो इस काबिल हैं, उनकी स्किल्स अच्छी है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट है अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस। ये वाली एप्लीकेशंस कैसी होती है, मतलब कि आप
कई जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? वो अपने क्या निकाल देती हैं, अपने बाहर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर निकाल देती हैं, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट की वो लगा देती है, मतलब कि ये आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है? तो ये सब आता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस के अंदर कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो क्या कर देती हैं, वेरियस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक एप्लीकेशन लगा देती है कि ये चाहिए, आपको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? तो दैट इज़ द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है कैज़ुअल कॉलर्स। कैज़ुअल कॉलर्स कौन होते हैं, जो ये देखो कई कंपनीज़ के अंदर ये क्या होते हैं, लेबर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए किसी को शॉर्ट टर्म के लिए किसी को रिक्रूट करना, ठीक है? तो वो होती है आपकी कैजुअल कॉलर्स, मतलब कि थोड़े समय के लिए रिक्रूट होते हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए रिक्रूट नहीं होते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बेस लगा लीजिए आप इनको, ठीक है? जो कैजुअल कॉलर्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, जो कि हम लेबर होती है, लेबर यूनियन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो वो भी थोड़े समय के लिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कैजुअल कॉलर्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो होप ही आपको समझ आ गया होगा। एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस, कैजुअल कॉलर्स और लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती हैं, ये भी और ये भी, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट की। तो क्या क्या इसकी मेरिट्स हो सकती है? सबसे पहली बात, जो इसकी डीमेरिट है वो इसकी मेरिट है कि हमें सुचेबल पर्सन मिल जाता है, ठीक है, जिसकी हमें रिक्रूटमेंट है, जिस पोस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं बहुत सारे अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है? तो उनके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना जो पर्सन सुचेबल है उस पोस्ट के लिए, जिसके अंदर वो सब स्किल्स है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़, और जो नए पर्सनस आएंगे, ठीक है? एक है जो आपका पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, इम्प्लॉयज़ है, एक है आपके जो अभी यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो उनके पास न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू मेथड है ऑफ डूइंग वर्क्स, ठीक है? तो क्या होगा, हमें नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कि हम इस काम को और जल्दी कैसे कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर पे पेन पेपर वर्क कम हो रहा है, डिजिटली चीज़ें प्रमोट हो रही है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें न्यू आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो ये होगी मेरिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सुचेबल पर्सनस और ब्रिंग न्यू आइडियाज़। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के अंदर क्या आता है, डीमोरलाइजेशन, मतलब कि अब देखो जो इम्प्लॉयज़ है जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनकी जगह कोई और रिक्रूट होगा, तो उन्हें दुख होगा ना, और वो क्या होंगे, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ठीक है, कंपनी के प्रति, और उन्हें दुख तो होगा ही, ठीक है? तो डिमोरलाइजेशन। नेक्स्ट लैक ऑफ कोऑपरेशन। अब जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज़ में ऐसे होते हैं जो नए एनवायरनमेंट में अच्छे से नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाते, ठीक है? तो वो होता है लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो अगर जो वो करें, हम अपने जो भी ओल्ड एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को वो करें रिक्रूट, तो उनकी जो कोऑपरेशन है वो जल्दी वो तो उनकी जो कोऑपरेशन है वो अच्छी रहती है अपने सभी कोवर्कर्स के साथ, ठीक है? तो लैक ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव है। देखो अभी हम एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ माला एडजस्टमेंट, मतलब यही वो वाली है कि न्यू एनवायरनमेंट के अंदर वो अच्छे से क्या नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते, जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, कुछ नए एम्प्लॉयज़, ठीक है? तो ये सब हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है इनके सामने। तो होप, तो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आएगा एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन, कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज द मेरिट, suitable persons availability, bring new ideas, demerits, demoralization, lack of cooperation, expensive, problem of maladjustment। तो ये था हमारे आज के टॉपिक, रिक्रूटमेंट और मैन पावर प्लानिंग। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।